यहाँ पे आज का वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो है और जीएनएम सेकेंड ईयर MSN2 का मैं नोट्स और यूँ कहा जाए तो वीडियो नंबर दूसरा लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पे आप लोगों को पता है कि MSN2 में ऑन्कोलॉजी पढ़ना है, ENT पढ़ना है और बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना है, हर ऑर्थोपेडिक के बारे में पढ़ना है। तो हम यहाँ पे ऑन्कोलॉजी को शुरू किए हैं और सबसे पहला होता है कैंसर को समझना। कैंसर क्या होता है, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, कैंसर बॉडी में कैसे फैलता है, तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ओके, चलिए सेकेंड ईयर MSN2 का दूसरा वीडियो है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूँ परिभाषा का, तो डिफिनीसन समझ लीजिए कि आखिर ये कैंसर होता क्या है। देखिए, कैंसर जो होता है ना, कैंसर एक बीमारी है, घातक बीमारी है। समझ लीजिए, यह एक घातक बीमारी है और एक ऐसी बीमारी है जो आपके सेल, जो आपका संरचना है बॉडी का, कोशिका, उसमें होता है, डायरेक्टली सेल में होता है। चाहे वो आपके जिस भी बॉडी पार्ट का सेल हो, सब सेल पर ही आधारित है बॉडी, तो ये डायरेक्ट सेल में होता है। अब आप लोग को पता है सेल करता है डिवीजन, विभाजन, और विभाजन करके नए नए कोशिका अपने जैसे बनाता है। तो अगर किसी को कैंसर होता है तो सेल डिवीजन जो होता है ना, वो अनियंत्रित हो जाता है। जो सेल का डिवीजन कंट्रोल होना चाहिए, जिस पर लगाम होनी चाहिए, वो लगाम हट जाता है। अनकंट्रोल तरीके से वो वृद्धि करते जाता है और वह वृद्धि इतना तेज़ी के साथ और इतना अनकंट्रोल होने लगता है कि धीरे धीरे वह जो है एक गुच्छा टाइप से, एक ट्यूमर टाइप से बनाने लगता है आपस में मिलकर। ठीक है, और ये जो कोशिका होते हैं इमेच्योर, अपरिपक्व कोशिका होते हैं। परिपक्व कोशिका अगर सही से, ठीक ढंग से अगर विभाजन करेगा तो बॉडी के लिए नॉर्मल है, क्योंकि विभाजन के बिना नए नए कोशिका बन नहीं सकते हैं, जो लिमिट में होता है। लेकिन असमान कोशिकाएं अगर अनियंत्रित रूप से शरीर में वृद्धि करने लगे तो फिर वह क्या करता है कि अन्य कोशिकाओं को अपने अंदर भी समाहित करके गुच्छा के रूप में बना देता है। तो सबसे पहले जो कैंसर होता है, यह शरीर के कोशिकाओं को अनियंत्रित रूप से बढ़ने को, अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने को, विभाजन होने को कहते हैं, जो एक ट्यूमर के रूप में ले लेता है, और यही अपन कैंसर होता है। कैंसर जिस भी बॉडी पार्ट में होगा, वहाँ का सेल अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने लगता है, अनियंत्रित रूप से जो है विभाजन होने लगता है अपरिपक्व कोशिका का, और वह अपरिपक्व कोशिका इतना ना ज़्यादा वृद्धि करता है, विभाजन करता है कि वह जो है बहुत सारे अपरिपक्व सेल का एक गुच्छा, एक ट्यूमर सा बना देता है, और यही जो है आपका क्या होता है, कैंसर होता है। समझ गए? चलिए, अब इसके आप प्रकार को समझेंगे कि आखिर ये कैंसर कितने प्रकार का होता है, और यह प्रकार समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कोई भी आपसे पूछ देगा एग्जाम में कि बताइए कैंसर का सेल कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले आपको तो ध्यान में रखना है, यह टोटल 5 प्रकार के सेल होता है। पहला सेल जो होता है वह होता है सर्किनोमा। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, पहला अपन यहाँ पे जो है सर्किनोमा है। यह त्वचा या अंगों की सतह पर, जैसे लीवर और लंग्स के सतहों पर होता है। तो सर्किनोमा जो होता है यह आपके ऊपरी सतहों पर होता है। समझ गए? ऊपरी सतह पर सेल का अनियंत्रित रूप से वृद्धि होने लगता है, जैसे त्वचा, ठीक है ना, त्वचा या किसी अंग के लेयर पर ये जो है सर्किनोमा होता है। जैसे आपके लीवर हो गए, लंग्स हो गए, इसके ऊपर जो सेल अनियंत्रित रूप से विभाजन करके जो परत बनाता है ट्यूमर जैसा, वो अपन जो होता है सर्किनोमा होता है। ठीक है, ज़्यादातर लेयर पर होता है। अब एक सरकोमा जो है, ये जो सरकोमा है ये आपके हड्डी, देख लीजिए, हड्डी, कार्टिलेज और मांसपेशियाँ, सख्त चीज़ें जहाँ पे है सर्किनोमा आपके होंगे, जैसे हड्डी में, कार्टिलेज में और मांसपेशी में। अगर आपके इन सब जगहों पर अगर कैंसर होता है तो वह किस प्रकार का कैंसर होगा, सर्किनोमा होगा, सार्कोमा होगा। सर्किनोमा होगा वो तो सतह पर होगा, जैसे लीवर के सतहों पर, ठीक है, लंग्स के सतहों पर, या फिर यूँ कहा जाए तो जो आपका किडनी है उसके सतह पर, जहाँ भी सतह पर होगा वो सर्किनोमा हो जाएगा। और अगर बात करेगा सख्त जगहों पर होने का, जैसे हड्डी, कार्टिलेज, उपास्थि, मांसपेशी, तो इन सब में सार्कोमा होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ल्यूकोमिया जो होता है ब्लड कैंसर होता है, बोन मैरो में कैंसर होता है, वह ल्यूकोमिया होता है। लिम्फोमा होता है लिम्फेटिक सिस्टम में होता है, नाम से यह स्पष्ट है, लिम्फोमा यानी लिम्फेटिक सिस्टम में होना कैंसर लिम्फोमा कहलाता है। ठीक है। एक होता है माइलोमा। माइलोमा प्लाज्मा सेल में रक्त कोशिका जो होती है प्लाज्मा, उस सेल में आपका ये कैंसर होता है, ये माइलोमा कहलाता है। अब बहुत लोग सोचेंगे एक होता है लिम्फोमा। देखिए लिम्फोमा कैंसर नहीं होता है, लिम्फोमा नॉर्मल सामान्य गांठ को बताया जाता है। अब आप कहेंगे कि जो गांठ हो जाता है क्या सभी गांठ जो है कैंसर ही होता है? तो ऐसी बात नहीं है, ये जांच का विषय होता है। जांच में पता चलता है कि कौन सा ट्यूमर कैंसर वाला है और कौन सा ट्यूमर नॉर्मल ट्यूमर है। क्योंकि अक्सर देखते हैं कहीं भी ट्यूमर बॉडी का हो जाता है तो वो कैंसर नहीं हो गया। हाँ ये ज़रूर है कि वो अगर सूजन ट्यूमर टाइप से है तो उस प्रकार के लक्षण कैंसर के हो सकते हैं, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो अगर ट्यूमर हो गया, वहाँ पे निकल गया एक छोटा सा गिल्ठी या ट्यूमर हो गया तो कैंसर ही होगा। एक नॉर्मल भी जो है फैटी टिश्यू के जमाव से भी जो है आपके वहाँ पे ट्यूमर निकल जाते हैं, जो कि एक समान एक नॉर्मल होता है, कैंसर से अलग होता है। तो हर एक ट्यूमर कैंसर नहीं होता है, वो जांच की विषय होता है कि कौन सा ट्यूमर कैंसर वाला है और कौन सा ट्यूमर नॉर्मल है। बेसिकली जो नॉर्मल ट्यूमर होते हैं वो ज़्यादा आपको परेशानी नहीं देगा, उससे समस्या नहीं होता है। लेकिन जो कैंसर वाला ट्यूमर होता है वो परेशानी देता है, उस जगह पर आपको दिक्कत देगा। बात समझ लीजिए। तो कैंसर के प्रकार याद रखिएगा। अगर आपसे कोई सर्किनोमा पूछे तो बोलिएगा कि यह सतही कैंसर होता है, ऑर्गेन के सतह पर होता है, जैसे लीवर, लंग्स, ये सब में। अगर आपसे पूछेगा सर्किनोमा तो त्वचा और अन्य जगहों के सतह पर होता है, स्किन कैंसर भी सर्किनोमा में ही आएगा। अगर बात करेगा मजबूत सख्त वाले जगहों पर तो होता है सरकोमा, जैसे हड्डी, कार्टिलेज और मांसपेशी भी आपका जो है अन्य के तुलना में सख्त ही होता है। ल्यूकोमिया जो होता है रक्त कैंसर, बोन कैंसर होता है। लिम्फोमा जो होता है यह लिम्फेटिक सिस्टम में होता है। माइलोमा जो होता है प्लाज्मा सेल में होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। एक कैंसर का प्रकार हुआ। ठीक है। एक चीज़ आप फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे फीमर में ये अपन स्किन है और ये ऊपर में ये सब टिश्यू है। ठीक है। ये नॉर्मल है तो एक शेप और साइज में है, पता आप लोग को चल रहा है, दिख रहा है कि ये नॉर्मल शेप और साइज में है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल एबनॉर्मल है, असमान है। क्यों? क्योंकि यह कैंसर सेल है। कौन कैंसर सेल है? तो ये वाइट वाला जो देख रहे हैं एक ट्यूमर सा निकला है, ये अंदर तक है, तो ये अपन जो है कैंसर सेल है, इससे बिल्कुल अलग है ये। ठीक है। तो बेसिकली कैंसर सेल कोशिकाओं के अनियंत्रण वृद्धि से एक ट्यूमर, एक गुच्छा के रूप लेता है और वो जो है आपको कैंसर सेल कहलाता है। ठीक है। तो ये कैंसर सेल है, बॉडी पार्ट में कहीं भी होगा तो इस प्रकार से उभार देखने को ट्यूमर टाइप से मिलने लगता है। समझिए। अब आप पढ़ते हैं तो अब कैंसर देख लिए कि कैसे होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूँ कि जो कैंसर होता है कि बेसिकली कैंसर में 2 प्रकार के सेल होते हैं। कितने प्रकार के सेल होते हैं? 2 प्रकार के सेल होते हैं। कैंसर में बेसिकली 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक सेल वैसा सेल होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, जो नॉर्मल पैटर्न की तरह होता है और वह ज़्यादा नियंत्रित रूप से रहता है, मतलब ज़्यादा वो वृद्धि नहीं करता है। वो अभी स्टार्टिंग समय होता है कैंसर का, जिसे बेनाइन कैंसर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? बेनाइन कैंसर सेल, यानी सौम्य कैंसर कोशिकाएं, यानी शुरुआती के कैंसर कोशिका होता है बेनाइन वाला। इसमें मेटास्टेटिस जो होता है वह अनुपस्थित होता है। मेटास्टेटिस जो होता है यह आपके फैलने के दर को बताता है। मेटास्टेटिस जिस सेल में होगा मतलब वह गंभीर ट्यूमर होगा और वह बहुत ज़्यादा फैलने वाला होगा। लेकिन जिसमें मेटास्टेटिस अभी नहीं है मतलब कि वह अभी स्टार्टिंग वाला ट्यूमर है और स्टार्टिंग वाला कैंसर है। ठीक है ना। तो जो बेनाइन सेल होता है से कैंसर के 2 तरह से, कैंसर में जो होता है 2 तरह से सेल जो है बढ़ते हैं, 2 तरह से वृद्धि करते हैं, एक बेनाइन और एक जो है आपको मैं आगे बताऊंगा। तो जो बेनाइन वाला होता है ये धीरे धीरे जो है वृद्धि करता है, धीरे धीरे बढ़ता है।
यह आपस के ऊतकों में ज़्यादा नहीं फैलता है, आसपास के जो टिश्यू होता है उसमें ये नहीं फैलता है। शरीर के किसी एक हिस्से तक ही सीमित रहता है, यानी अगर इतना दूर हो गया है ट्यूमर तो इतना ही दूर रहता है, ये ज़्यादा तेज़ी के साथ नहीं फैलता है। समझ गए? इसका उपचार सामान्यतः सर्जरी से संभव हो जाता है या कीमोथेरेपी से भी जो है आपके संभव होता है। यह जीवन के लिए अत्यधिक खतरनाक नहीं होते हैं और यह दोबारा होने की संभावना भी इसका कम होता है। यानी सीधा कहा जाए कि अगर किसी का कैंसर अगर बेनाइन सेल टाइप के है, अभी बेनाइन जो है तो बेनाइन अभी शुरुआती होता है कैंसर सेल का, जहाँ पे वो सेल ज़्यादा तेज़ गति से आपको वृद्धि नहीं करता है, अनियंत्रित रूप से वृद्धि नहीं करता है और वह किसी लिमिटेड एरिया तक ही सीमित होकर रहता है और इसका आसान तरीके से जो है आपको पॉसिबल होता है इलाज होना और व्यक्ति ठीक भी हो जाता है। बेनाइन वाले सेल में जब मरीज को कैंसर हो और वह कैंसर अभी स्टार्टिंग हो, यानी बेनाइन सेल में हो, शुरुआती कोशिका वाला हो, तो वह ज़्यादा फैलता भी नहीं है दूसरे अंगों तक फैलता क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग होता है तो इसमें मेटास्टेटिस जो होता है, मेटास्टेटिस बढ़ने की गति, वृद्धि होने की गति, ये आपको अनुपस्थित होता है, नहीं बढ़ पाता है। मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है बेनाइन प्रकार के सेल में। तो जब मेटास्टेटिस अनुपस्थित होता है मतलब ज़्यादा वृद्धि वो करता नहीं है, तो ज़्यादा वृद्धि करता नहीं है तो दूसरे अंगों तक फैलता नहीं है, इसलिए इसका उपचार भी आसान होता है और ये जब एक बार उपचार हो जाए तो ये मरीज़ ठीक होने के बाद बहुत कम संभावना होता है फिर से होने का। ठीक है, तो ये अपन जो होता है ये बेनाइन कैंसर सेल है जो कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि बेसिकली ये जो होता है, जो बेनाइन वाला होता है, ये आपके स्टार्टिंग के सेल होता है। तो इसका उदाहरण है, जैसे आपका इसका उदाहरण होगा लिपोमा, फाइब्रोमा, ये सब आपका एक नॉर्मल तरह के गांठ होता है। नॉर्मल तरह के गांठ होता है जो फैलता नहीं है, एक जगह पर रहता है और नॉर्मली उसको अगर आप उपचार से चाहेंगे, सर्जरी वगैरह से हटा देते हैं तो दोबारा फिर वो नहीं होता है। तो ये होता है, लेकिन अगर उसको कुछ दिनों तक छोड़ देंगे और वह नॉर्मल से हटकर अगर थोड़ा भी उसमें कैंसर का एबनॉर्मल सेल होगा, असमान सेल होगा, तो धीरे धीरे वही आपका बेनाइन जो है मेटास्टेटिस में परिवर्तन हो जाता है और वो मेलिग्नेंट सेल बन जाता है, जो काफ़ी तेज़ी से फिर वृद्धि करने लगता है और अन्य अंगों तक भी फैलाने लगता है। तो नॉर्मल अगर ट्यूमर निकले तो उसका जांच जरूर कराना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग में ही उसे अगर लगे कि ये गड़बड़ है तो हटा देना चाहिए। ठीक है, अब इसी में आपको पता होना चाहिए कि बेनाइन है तो बेनाइन के बाद एक घातक ट्यूमर होता है जिसे मेलिग्नेंट सेल कहते हैं। ये एक ऐसा सेल है जो काफ़ी तेज़ी के साथ जो है आपको फैलता है, एक अंग से दूसरे अंगों तक तेज़ी के साथ जो है ब्लड के थ्रू कम्युनिकेट करता है और एक से दूसरे जगहों पर कैंसर सेल को फैलाता है। मेलिग्नेंट सेल को घातक ट्यूमर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें मेटास्टेटिस होता है और मेटास्टेटिस का काम है कि वह काफ़ी तेज़ी से जो है सेल को डिवीज़न करके अन्य अंगों तक जो है गति देता है, भेजता है। ठीक है ना, एक कोशिकाएं तेज़ी से विभाजित होती है और बढ़ती है। ठीक है, यह आसपास के ऊतकों और अंगों में फैलाती है। रक्त और लिम्फ प्रणाली के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में मेटास्टेटिस करती है, यानी फैलती है। एक कोशिकाएं बहुत ही आक्रामक, एग्रेसिव होती है। तो ये जो सेल होता है बहुत खतरनाक होता है, जिसे हम लोग मेलिग्नेंट सेल कहते हैं। कैंसर के दो प्रकार के सेल, एक बेनाइन सेल और एक मेलिग्नेंट सेल। बेनाइन सेल वो स्टार्टिंग का होता है, ज़्यादा वृद्धि नहीं करता है, जहाँ रहता है एक जगह पे रहता है, वो संभव होता है इलाज और वो जो है ठीक हो जाता है। लेकिन बेनाइन सेल चूँकि इसमें मेटास्टेटिस होता है, एक अंगों से दूसरे अंगों तक फैलने की इसमें क्षमता होती है, ये काफ़ी तेज़ी से जो है वृद्धि करता है असमान रूप से और यह अन्य अंगों तक भी फैलता है, जिससे जो है काफ़ी आक्रामक जो है यह रूप ले लेता है कोशिका और यह काफ़ी घातक होता है। और इस प्रकार के जब सेल रूप ले लेता है आपका, तो इसका जो इलाज का जो दर है, जो उपचार की जो दर है, वो काफ़ी ज़्यादा कम जाता है, मरीज को ठीक होने की संभावना। ठीक है ना, अब यहाँ पे है
इलाज कठिन हो सकता है और इलाज होने के बाद भी पता नहीं 5 साल 10 साल के बाद दोबारा से आ भी सकता है। जीवन के लिए गंभीर खतरा होता है। अगर मेटास्टेसिस वाला अगर सेल है बॉडी में तो ये जीवन के लिए काफ़ी खतरा होता है। उदाहरण के लिए ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, ल्यूकोमिया, ब्रेन ट्यूमर, मेलिग्नेंट टाइप के, अगर इन सब में कोई भी ट्यूमर है और वह मेलिग्नेंट वाला है यानी खतरनाक घातक ट्यूमर है तो फिर जो है ये चिंतित वाला होता है, चिंतित विषय होता है। तो ये बेसिकली कैंसर का मैं आपको सेल पढ़ाया। अब यहाँ पे कारण, अब कोई भी बीमारी होता है तो उसका कारण सबसे महत्वपूर्ण होता है, कारण जानना। देखिए, कारण या कॉज फैक्टर जो होता है कैंसर का वो आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होता है। जैसे धूम्रपान, स्मोकिंग करना, एल्कोहल लेना, शराब का सेवन करना लंबे समय तक प्रदूषण में रहना, रेडिएशन एक्सपोजर यानी रेडिएशन के संपर्क में रहना, समझ गए, लंबे समय तक, कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे एचपीवी, हेपेटाइटिस बी, ये वायरल इन्फेक्शन भी कैंसर के कारण हो सकता है। ये जीनेटिक्स भी, आपको अनुवांशिक भी जो है ये चीज़ें हो सकता है। पुअर डाइट एंड सीडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी खराब लाइफ स्टाइल और ख़राब जो है आहार भी आपको कैंसर का आमंत्रण दे सकता है। इसीलिए लोग कहता है एल्कोहल को छोड़े, धूम्रपान छोड़े, नशा पानी छोड़े, रेडिएशन के क्षेत्र में ना जाएं, वायरल इन्फेक्शन, एचपीवी, हेपेटाइटिस बी से बचे, जीनेटिक्स अगर ऐसा कुछ है तो उसको जांच वगैरह करवानी चाहिए। तो ये सब रीज़न है जो आपको कैंसर पैदा कर सकता है, समझ गए। बहुत ज़्यादा तैलीय भोजन का उपयोग, तैलीय भोजन फैट बढ़ाएगा, वो फैट जो है आपको क्या करेगा, धीरे धीरे ट्यूमर का रूप लेगा और वही ट्यूमर हो सकता है तो आगे खतरनाक रूप भी लेगा। इसलिए तैलीय भोजन भी जो है, खराब जीवन दशा, ये सब जो है आपके कारण बनते हैं कैंसर होने का, ठीक है ना। अब आता है वार्निंग साइन। देखिए, आप कोई भी गुटखा पान खाते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ लिखा होता है CAUTION, कॉशन। कॉशन बेसिकली यह सावधान करता है व्यक्ति को कि आप ले तो रहे हैं एक गुटखा या जो भी नशीला पदार्थ, लेकिन यह सावधान हो जाइए, इससे कैंसर होता है, ये डेंजरस है स्वास्थ्य के लिए। लेकिन फिर भी लोग लेता है, पढ़ने के बाद भी, कॉशन लिखने के बाद भी लेता है। देखिए, कॉशन एक वार्निंग साइन है। आपसे एग्जाम में कहेगा कि कैंसर का वार्निंग साइन बताएं, तो वार्निंग साइन यही कॉशन होता है। ये जो कॉशन होता है, सी होता है चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, यानी ये लक्षण है, एक प्रकार से वार्निंग लक्षण है। कैंसर होने पर ये लक्षण दिखता है। क्या दिखेगा? चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट, यानी जैसे ही कैंसर होगा तो जो आपके ब्लैडर है, मूत्राशय है, जो मल है, इसमें इसके हैबिट में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। ए सोर दैट डज नॉट हील, ऐसा घाव जो आपको घाव भरता ही नहीं है, समझ गए ना। ए मतलब ए सोर यानी एक घाव, दैट डज नॉट हील, जो कभी फील नहीं होता है, ऐसा घाव जो है आपके बॉडी में निकल आते हैं। यू मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, और आपके बॉडी से असमान रूप से ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होने लगते हैं, ठीक है। टी मतलब थिकनिंग और लंप। टी मतलब होता है आपका जहाँ होगा जिस जगह पर, वहाँ पे मोटापन, वहाँ पे जो है ट्यूमर टाइप से जो है आपको लंप, गांठ टाइप से लगने लगता है। आई मतलब इनडाइजेशन और डिफ़िकल्ट इन स्वेलिंग, निगलने में समस्या, ठीक है ना। और इनडाइजेशन की समस्या, अपच की समस्या, निगलने में समस्या, एक कैंसर के मरीजों में होने लगता है। ओ मतलब होता है ऑब्वियस चेंज इन वाट और मोल, और अचानक से आपके बॉडी में जो मोल होता है, तिल जो होता है, मांसा होता है, इसकी संख्या में वृद्धि हो जाती है अचानक से, तो ये भी एक वार्निंग होता है कैंसर का। एन मतलब होता है नेजिंग, कफ और हॉर्सनेस, जो आवाज़ होता है वो भारी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा जो है कफ व्यक्ति के आने लगता है, सिक्रेशन होने लगता है। तो एक कैंसर के लक्षण है, कॉशन याद रखिएगा। सी का मतलब होता है चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट। ए मतलब ऐसा घाव जो कभी नहीं फील होने वाला होता है। यू मतलब अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होता है। टी मतलब थिकनिंग और लंप यानी गांठ होता है। आई मतलब इनडाइजेशन या डिफ़िकल्ट स्वेलिंग। ओ मतलब ऑब्वियस चेंज इन मार्ट और मॉल।
ठीक है। एंड एन मतलब होता है नैगिंग, कफ और हॉर्सनेस। तो ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि कारण भी जान गए, वार्निंग साइन लक्षण भी जान गए, अब हम लोग को इसका निदान क्या क्या होगा। तो देखिए निदान क्या क्या होता है समझ लीजिए। निदान में बायोप्सी किया जाता है, कन्फर्मेंट्री टेस्ट होता है, सबसे कन्फर्मेंट्री टेस्ट बायोप्सी को ही माना जाता है कैंसर के लिए। ब्लड टेस्ट में सीबीसी ट्यूमर मार्कर टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें FNAC भी होता है, नीडल से टेस्ट किया जाता है। एक्सरे, CT स्कैन, MRI, इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, जहाँ भी जो चीज़ का होए उसका जो है आपको टेस्ट किया जाता है। तो बेसिकली ये निदान है, ये निदान में बायोप्सी सबसे अच्छा माना जाता है कैंसर के लिए। बाकी ये सब टेस्ट तो है ही, ये सब टेस्ट सस्पेक्टिव होगा, लेकिन बायोप्सी में अगर आ गया तो कंफर्म टेस्ट है, समझ गए। अब यहाँ पे आ गया चरण। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे स्टेजेज ऑफ कैंसर। कैंसर आखिर किन किन चरणों में कैसे कैसे आगे बढ़ता है, इन चीज़ों को देखेंगे। देखिए बेसिकली कैंसर का मेनली 4 स्टेज होता है। पहला 0 से शुरू होता है, 0 से। 0 स्टेज जो होता है ना, ये अर्ली स्टेज होता है और ये लोकलाइज होता है। मतलब यहाँ पे आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है, हल्का फल्का आपके बॉडी पार्ट में लगेगा कि यहाँ पे ऊंच है, यहाँ पे थोड़ा सा ए है, तो लोग नॉर्मल ले लेता है। अर्ली स्टेज होता है, एक कैंसर शुरू होने से पहले का स्टेज होता है, ठीक है। जब स्टेज 1 में जाता है तो वहाँ पे हल्का सा ट्यूमर, फुंसी टाइप से ट्यूमर निकलता है, जो स्प्रेड नहीं करता है, जो फैलने वाला नहीं होता है। तो फर्स्ट स्टेज तक व्यक्ति का जो ट्यूमर होता है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, सामान्य होता है। जब स्टेज 2 और 3 में जाता है तो वह ट्यूमर बड़ा हो जाता है और हो सकता है कि वो जो है स्प्रेड कर सके, नियर बाई आसपास वह स्प्रेड करने वाला हो सकता है, ऐसा रूप ले लेता है। लेकिन स्टेज 4 में जाता है तो मेटास्टेटिक रूप ले लेता है और वह दूसरे अंगों में फैल गया होता है और यहाँ स्टेज 4 में कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता है। तो 0 स्टेज में बिल्कुल 0 समझिए, वह कैंसर होने से पहले का स्टेज होता है, जहाँ पे उतना लोगों को पता चलता नहीं है, लोकलाइज होता है, छोटा सा जगह, स्थानीय जगह पर होता है। जब स्टेज 1 में जाता है तो हल्का सा ट्यूमर होता है जो फैलने वाला नहीं होता है, तो लोग उसको नॉर्मल ले लेता है कि ये चलो ऐसे ही सूजन हो गया है, और उसको लोग नॉर्मल लेकर छोड़ देते हैं, वो उतना तकलीफ भी नहीं देता है। लेकिन वो जब चीज़ें 2nd स्टेज में पहुंचता है तो ट्यूमर बड़ा बन जाता है, ठीक है। बड़ा बनने के साथ जब 3rd स्टेज में जाता है तो क्या होता है कि वहाँ पे वह फैलने वाला बन जाता है, आसपास जो है वह अपना रास्ता बनाने लेता है फैलने का, ठीक है। तो लगभग 3rd स्टेज, 2nd, 3rd स्टेज तक जो है चीज़ें कंट्रोल होता है। लेकिन जब स्टेज 4 में चला जाता है तो यह पूर्ण तरीक़ा से मेटास्टेटिक में परिवर्तन हो जाता है, जिसका मतलब होता है कि वह दूसरे अंगों तक पूर्ण रूप से फैल चुका होता है और फिर जो है वहाँ से रिवर्स होना मुश्किल होता है। स्टेज 4 से रिवर्स होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये 4 स्टेज है, इसको ध्यान में रखिए। अब बात आता है इसका उपचार क्या होगा। तो देखिए ट्रीटमेंट में अलग अलग तरीका होता है कैंसर के उपचार में। जैसे सर्जरी से ट्यूमर को हटा दिया जाता है, जहाँ भी ट्यूमर हो वहाँ पे सर्जरी करके ट्यूमर को हटा दिया जाता है। एक उपचार होता है रेडिएशन थेरेपी, जहाँ पे विकिरण चिकित्सा के द्वारा रेडिएशन डाल के कैंसर कोशिका को हटाया जाता है, मारा जाता है। कीमोथेरेपी होता है, जहाँ से दवाओं से इलाज किया जाता है, बहुत सारे दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है कीमोथेरेपी। और इम्यूनोथेरेपी होता है, जहाँ पे प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यून सिस्टम, इम्यूनोथेरेपी चलता है, जहाँ पे बॉडी को इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, ताकि वो कैंसर सेल से लड़ सके। हार्मोनल थेरेपी भी चलता है कुछ केसेज में। और पैलिएटिव केयर होता है, जहाँ पे लक्षणों से राहत देना, यह अंतिम अवस्था की केयर होती है, जहाँ पे मरीज कैंसर से जूझ रहा होता है और वो अपने आखिरी चरण में होता है, बस उसके लक्षणों को कम करने के अलावा और कोई उपाय नहीं होता है। तो ये पैलिएटिव केयर होता है। बेसिकली कैंसर के मरीजों के लिए ये आपका ये 4 देख लीजिए यहाँ पे। बेसिकली कैंसर के मरीजों के लिए ये 4 ट्रीटमेंट आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये 4 महत्वपूर्ण ट्रीटमेंट होता है। सर्जरी होता है, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, और ये दोनों थेरेपी सहायक थेरेपी है, ध्यान में रखिएगा। ओके।
अब आगे बात है नर्सिंग मैनेजमेंट का। तो देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। नर्सिंग में नर्सिंग मैनेजमेंट, कोई भी बीमारी हो नर्स को मैनेजमेंट करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है। तो यहाँ पे कैंसर के लक्षण देखिए, मैनेजमेंट जो होता है ना वह लक्षण और कारण पर आधारित होता है। जैसा भी आपको कारण दिखे उस कारण को कम करने का प्रयास करते हैं, कारण को दूर करने का प्रयास करते हैं। लक्षण के आधार पर भी देखभाल करते हैं, जहाँ पे जो लक्षण है उन लक्षणों पर काम करते हैं, लक्षण पर बेस केयर प्रदान करते हैं। तो ये नर्सिंग केयर में कारण लक्षण महत्वपूर्ण चीज़ होता है। इसको देखकर ही आप जो है मैनेजमेंट कर सकते हैं, समझ गए। तो पहला होता है वाइटल साइन मॉनिटर करना, मरीज को भावनात्मक सहयोग देना, क्योंकि कैंसर होने से मरीज काफ़ी परेशान हो जाता है। पोषण की उचित देखभाल प्रदान करना, साइड इफ़ेक्ट जैसे उल्टी, बाल झड़ना, थकान को मैनेज करना, क्योंकि कीमोथेरेपी चलने पर उल्टी, बाल झड़ना, थकान ये सब आम बात हो जाता है। हाइजीन स्वच्छता बनाए रखना, फैमिली को काउंसलिंग करना, फैमिली को सपोर्ट सहारा देना, पेन मैनेजमेंट दर्द प्रबंधन करना, एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन और संक्रमण का रोकथाम करना, ये विशेष रूप से देखभाल नर्सिंग केयर का ये कुछ मैनेजमेंट है। अब नर्स का तो भाई काम है, कोई भी बीमारी हो उसमें मैनेजमेंट करना ही है। तो चूँकि कैंसर काफ़ी डरावना वाला बीमारी होता है, लोग घबरा जाते हैं, यहाँ तक कि उसके घर वाले डर जाते हैं, तो उसको सहारा देना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, मेंटली रूप से सपोर्ट करना। साइड इफ़ेक्ट, कीमो चलता है, रेडिएशन चलता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका मैनेज करना। पोषण का उचित देखभाल, मरीजों को भावनात्मक सहयोग देना, वाइटल साइन का मॉनिटरिंग करना, हाइजीन बनाए रखना, फैमिली काउंसलिंग करना, पेन मैनेजमेंट करना, इन्फेक्शन को रोकथाम करना, ये सब जो है आपके यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट में किया जाता है। रही बात कि आप कैंसर को रोकथाम करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं, तो रोकथाम करने के लिए आप मरीज को शिक्षा देंगे कि धूम्रपान छोड़ दीजिए, संतुलित आहार और व्यायाम कीजिए, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाइए, कम से कम 6 महीना साल भर पर एक बार जांच जरूर करवाइए, वैक्सीनेशन कीजिए एचपीवी, हेपेटाइटिस बी का, एंड सूर्य की तेज़ रोशनी से बचाव करें, क्योंकि सूर्य के तेज़ रोशनी से हमेशा रेडिएशन आपके स्किन पर पड़ेगा और वो आपको हो सकता है में भी कैंसर हो सके। तो इन सब चीज़ों से रोकथाम आप कैंसर को कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कैंसर क्या है, मैंने बताया कैंसर क्या है, कैंसर का मैंने प्रकार बताया आपको। मैंने कैंसर के प्रकार बताते हुए मैंने आपको जो है सारा कुछ बता दिया, चरण इसका बताया, कैसे स्टेजेज फैलता है, इसका वार्निंग साइन मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, तो निदान बताया। तो लगभग कैंसर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर एग्ज़ाम में कैंसर के बारे में पूछे तो इस सारा डिटेल्स में लिख दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।